बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत उस्मानिया कैसे टूटी और ये कितनी बड़ी एम्पायर थी और लोज़ान का मुआहिदा क्या था और इसका ताल्लुक़ आज के दौर से क्या है। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया आज तक दुनिया में इससे बड़ी एम्पायर नहीं बनी। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े बर आज़म पर फैली हुई थी। देखिए, दुनिया में इस वक्त 7 बर आज़म हैं। जो 3 बड़े बर आज़म हैं वो है एशिया का है, यूरोप का बर आज़म है, अफ्रीका का बर आज़म है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये छोटे छोटे बर आज़म हैं। लेकिन खिलाफत उस्मानिया ने, जिसको ओटोमैन एम्पायर कहा जाता है, मुसलमानों ने 1299 से लेकर 1923 तक यानी 623 ईयर्स 623 साल के करीब मुसलमानों ने तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत की। देखिए, आज के दौर में तकरीबन पूरी दुनिया में 195 के करीब ममालिक हैं। उसमें से ये 3 बड़े बर आज़म जिसका जिक्र किया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यानी कि इन 3 बर आज़म में 150 के करीब ममालिक हैं। 195 में से 150 के करीब जो ममालिक हैं उन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। इसीलिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर कहा जाता है। कि आखिरी खलीफा थे सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन। नाज़रीन, हुआ यूँ था कि सर्बिया के एक शहरी ने ऑस्ट्रिया के शहजादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। उसकी वजह से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होगी और पहली जंग अजीम छिड़ गई। ये 1914 में शुरू हुई और इसमें क्या था कि 2 ग्रुप बन गए। नाज़रीन, पहले ग्रुप में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इस तरह के ममालिक थे। ऑस्ट्रिया के शहजादे को कत्ल करना और उसके बाद उस बुनियाद पर पहली जंग अजीम का छिड़ जाना, ये एक साजिश का हिस्सा था। साजिश ये थी कि ओटोमैन एम्पायर को ख़त्म करना था, उसको इस जंग में धकेलना था। और साजिश के मुताबिक वही हुआ कि खिलाफत उस्मानिया का जो ग्रुप था, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया और दूसरे ममालिक थे, ये शिकस्त खा गया। हालांकि उस ग्रुप को जर्मनी लीड कर रहा था, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने जब वो दूसरा ग्रुप शिकस्त खा गया तो उन्होंने कटहरे में जर्मनी को लाने की बजाय ओटोमैन एम्पायर यानी कि सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन को खड़ा किया। और उन पर प्लानिंग के तहत, क्योंकि ये तमाम ममालिक आपस में मिले हुए थे, यूरोप के ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब मिले हुए थे। इनका मकसद था ओटोमैन एम्पायर को ख़त्म करना। और फिर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने ओटोमैन एम्पायर पर 100 साल के लिए पाबंदियाँ लगा दी। और ये मुआहिदा स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लोज़ान में हुआ, जिसको लोज़ान का एग्रीमेंट कहा जाता है। लोज़ान के मुआहिदे में ये तय किया गया कि ओटोमैन एम्पायर को 40 से ज़्यादा ममालिक में तकसीम किया जाएगा, जिसमें से यमन निकला, सऊदी अरब निकला, जिसमें से मिस्र निकला और भी बहुत सारे ममालिक निकले। इसके अलावा जो शर्त रखी गई कि खिलाफत उस्मानिया 100 साल तक ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर सकेगी, यानी कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और ना ही वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे, सिर्फ इंपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी जो मुआशी पाबंदी लगाई गई, ये बहुत ही सख्त थी। इसमें यह कहा गया कि जो तुर्की को बंदरगाह लगती है वो थी बॉस्फोरस। बेसिकली बॉस्फोरस दुनिया की इंतहाई अहम बंदरगाह है कि ये तुर्की इस जगह पर वाक़या है कि ये यूरोप और एशिया को मिलाता है। दुनिया की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं, वो सामान लेकर जा रहे हैं और ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं, वो बॉस्फोरस से गुजर कर जाते हैं। तो ये तय किया गया, ये पाबंदी लगाई गई कि आप इसको पूरी दुनिया के लिए फ्री कर देंगे, किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करेंगे। तो ये 100 साल की पाबंदी लगाई गई। अब आपको बताते हैं कि बॉस्फोरस की बंदरगाह की अहमियत क्या है। इसको हम कंपेयर करेंगे स्विस कैनाल के साथ। तो नाज़रीन, बॉस्फोरस की आमदनी इतनी ज़्यादा थी कि वो स्विस कैनाल जो कि $10 बिलियन सालाना कमाती है, ये उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा कमाती है। ये एक ऐसा वाटरवे है, बंदरगाह है कि जो यूरोप और एशिया को मिलाता है और पूरी दुनिया की ट्रेड इधर से होकर गुजरती है। चाहे वो बहरी जहाज़ हों, सामान लेकर जा रहे हैं, या ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं, तो पूरी दुनिया इधर से अपने जहाज़ गुजारती है और उनको टैक्स देना पड़ता है। और ये इसका इतना बड़ा रेवेन्यू है कि तकरीबन ये कोई $30 to $40 बिलियन बनता है।
इसी लिए इस पर पाबंदी लगाई गई ताकि खिलाफत उस्मानिया को मुआशी पाबंदियों में जकड़ा जाए। इसके अलावा जो सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन थे, जो आखिरी खलीफा थे, उनको मुल्क बदर कर दिया गया और उनकी तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि खिलाफत उस्मानिया को जब 40 से ज़्यादा ममालिक में तकसीम किया गया तो तुर्की भी वजूद में आया। तो तुर्की के जो बानी थे वो थे कमाल अतातुर्क, जिन्होंने लोज़ान एग्रीमेंट साइन किया था। इधर हम आपको एक बहुत अहम बात बताते हैं कि कमाल अतातुर्क को, कि हम भी जब छोटे थे हमें भी हमारी किताबों में कमाल अतातुर्क को एक हीरो के तौर पर हमें पढ़ाया जाता था। हम कमाल अतातुर्क के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कमाल अतातुर्क फाउंडर बने, उन्होंने लोज़ान एग्रीमेंट साइन किया और तुर्की की बुनियाद डाली। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया कि तुर्की को इस्लामिक स्टेट की बजाय सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया। क्या हुआ कि मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, सिर्फ नमाज के वक्त नमाज पढ़ी जाएगी, उसके अलावा मस्जिदों को ताले लगे रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अजान पर इस तरह पाबंदी लगाई कि उसको अरबी की ज़ुबान टर्किश ज़ुबान में अजान दी जाने लगी। इसके अलावा जो बड़ा जुल्म किया गया, कमाल अतातुर्क ने जो मुसलमानों के साथ जुल्म किया कि जो तुर्की का रस्मुल ख़त था उसको अरबी की बजाय उसको रोमन में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि मुसलमानों को या आने वाली जनरेशन को उनको कुरान पाक ताकि समझ ना आ सके, वो अरबी समझ ना सके, उनको रोमन में चीज़ें पढ़ाई जाने लगी, यानी कि कुरान पाक से दूर कर दिया गया। कमाल अतातुर्क ने यहाँ तक जुल्म किया कि उस वक्त जिसके पास कुरान पाक मिल जाता तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती। इसके अलावा आपको एक बहुत अहम बात बताते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट गुजरे हैं जनरल मुशर्रफ। वो जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा कि मेरे जो आइडियल है वो कमाल अतातुर्क है। वो क्यों आइडियल थे? तो नाज़रीन, मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको एक अहम बात बताते हैं, आप कभी अपना 1000 रुपये वाला नोट गौर से देखिएगा, उस पर जो झंडा बनाया गया है, ये मुशर्रफ दौर में 1000 का नोट, नया नोट जारी किया गया था, उस पर जो झंडा लगाया गया है वो सुर्ख रंग का झंडा है। हालांकि पाकिस्तान का जो झंडा है वो ग्रीन यानी कि सब्ज और सफ़ेद है। ये सुर्ख रंग का झंडा क्यों लगाया गया? उसकी वजह यह है कि ये जो सुर्ख रंग का झंडा है ये तुर्की का झंडा है, ये कमाल अतातुर्क की निशानी है। वो इतने इंस्पायर थे कमाल अतातुर्क से, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को भी एक सेकुलर स्टेट बनाने की ठान ली थी और तुर्की का झंडा लगा दिया था। यानी कि इतना जुल्म किया मुशर्रफ ने कि हमारे नोट पर पाकिस्तान का झंडे की बजाय तुर्की के झंडे को ऊपर लगाया गया। इसके अलावा आपको एक बहुत अहम बात बताते हैं कि जब 1453 के करीब खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान ने, जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद फातिहा था, उन्होंने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उन्होंने इसका नाम तब्दील करके इस्लाम बोल रख दिया। लेकिन लोगों को उस वक़्त ये नाम बोलने में बहुत मुश्किल या दुश्वारी आती थी, तो इस तरह ये नाम चलते चलते इस्लाम बोल से इस्तंबुल बन गया। तो आपको ये खिलाफत उस्मानिया के जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, आज के तनाजुर में बता रहे हैं कि 1923 से लेकर 2023 तक ये 100 साल पूरे हो रहे हैं। और तैयब उर्दुगान बहुत एक्साइटेड हैं कि हम खिलाफत की तरफ दोबारा जा रहे हैं। इन पर जो इकनॉमिक सेंक्शंस हैं, जो मुआशी पाबंदियाँ, वो भी हट जाएंगी। यानी कि बॉस्फोरस की जो बंदरगाह है वो दोबारा तुर्की के कब्ज़े में आएगी और इस पर वो टैक्स लगाएंगे, जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा ये अपने मुल्क में ऑयल ड्रिल कर सकेंगे, जो इंपोर्ट करते थे अब ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा ये पाकिस्तान के साथ मिलकर, मलेशिया के साथ मिलकर ये एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, जिसमें इनका अपना चैनल होगा मुसलमानों का, लेकिन इसमें ये अरब ममालिक को शामिल नहीं करेंगे, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें UAE है और इस तरह के जिन्होंने मुसलमानों की बिल्कुल मदद नहीं की। फ़लस्तीन का हाल देख लीजिए, कश्मीर का हाल देख लीजिए। उल्टा ये सऊदी अरब और ये UAE के जो हुक्मरान है ये भारत को सपोर्ट करते हैं, ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं। देखिए तुर्की का जो GDP है वो है तकरीबन $850 बिलियन। पाकिस्तान का जो GDP है वो तकरीबन $300 बिलियन। आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन कोई 3 टाइम्स तुर्की पाकिस्तान से इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है।
جب یہ اکنامک سینکشنز جو کہ ہم نے 2-3 آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، دنیا ترکی کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو ترکی کی خوشحالی، پراسپیرٹی، ایون یہ ٹاپ 5 میں اس کی جو اکانومی ہے آ جائے گی۔ دیکھیے ٹاپ 5 میں جو اکانومی ہے وہ $2 ٹریلین سے ابو ہے، تو یہ تقریباً $850 بلین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جب اکنامک سینکشنز ختم ہوگی تو ترکی بھی $2 ٹریلین کراس کر کے تو جو ٹاپ 5 یا 6 جو نیشنز ہیں اس میں ترکی کا نام آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم جس دور کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، یہ کئی 100 سالوں کا وقت نہیں ہے، بلکہ چند سال ہیں، بلکہ دنیا خود محسوس کرے گی کہ 2020 میں بہت تبدیلی آئیں گی، اور ہم نے جو صدیوں کا سفر طے کرنا ہے وہ ہم چند مہینوں میں طے کر رہے ہیں۔ ہم دوبارہ پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں، اور یہ بالکل ہم اسی طرف جا رہے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔